हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बेसिकली इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल। कैपेसिटेंस के लिए अगला वीडियो रहेगा, उसके अंदर कैपेसिटेंस के अलग क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। अब बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ एक पॉइंट के ऊपर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं और पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है बच्चों 3x का स्क्वायर। दूसरा पोटेंशियल 3x का स्क्वायर जो है ये वेरिएबल फॉर्म होती है, ये होती है वेरिएबल फॉर्म। तो बच्चों इसके अंदर क्या है, अगर कभी भी इस तरह से वेरिएबल फॉर्म आ जाए, इस तरह से वेरिएबल, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को यूज करना है। याद रखना, कभी भी ऐसे x की टर्म्स में क्वेश्चन आ जाए तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है 103 मीटर, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब यहां पे एक बात है, देखो बच्चों x के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी x के अलोंग ही आएगा ना। तो आप यहां क्या करोगे, एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू माइनस dv/dr। ये फॉर्मूला, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पे आप देख रहे हो नीचे r है ना, r का मतलब होता है यहां पे r वेक्टर x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, ऐसे होता है बच्चों। अब यहां पे आपको जो पोटेंशियल दिया है वो सिर्फ किस में दिया हुआ है, x के अंदर दिया हुआ है ना। तो आप यहां पे इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है। तो इसका ये जो सिंबल दिख रहा है ना उल्टा 6, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल का मतलब होता है सिर्फ उसी का डेरिवेटिव करना है जिसके रिस्पेक्ट में आपको पोटेंशियल दिया है। अब यहां x दिया है तो x के रिस्पेक्ट में कर दो। ठीक है बच्चों, तो 3x का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल कंसेप्ट है, x की पावर n का डेरिवेटिव याद है ना, nx n-1। ठीक है बच्चों, तो ये डेरिवेटिव करते हैं, पावर आगे ले आते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 आगे आ जाएगा, 3 पहले था, 2 पावर आगे x की और 2 - 1, तो 3 दूनी 6, 6x आंसर आ गया, तो 6x आ गया। अब यहां देखो क्वेश्चन के अंदर 103 तीन चीजें दी हुई हैं, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो, आंसर आ गया -6। ऑप्शन में चेक करो, 6 आपका नेगेटिव x में होगा क्योंकि -6 आंसर आ रहा है ना, तो -6 आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। क्लियर है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बच्चों, इस पे 2 मिनट ज्यादा लगाए हैं मैंने क्योंकि आपको सारा ये बताना है कि डेरिवेटिव क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है इसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ चार्जेस। आपको क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में बताना है। सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली स्फीयर, प्लेन और पैराबोलॉइड्स एंड एलिप्सॉइड्स। इनमें से करेक्ट आंसर होता है कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज सम इज नॉट जीरो। सम इज नॉट जीरो, तो इसका मतलब उनका जो वैल्यू है वो अलग अलग रहेगा ना। तो इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस होते हैं बच्चों पॉइंट चार्जेस के लिए, वो होते हैं स्फेरिकल। ये याद रखना, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज जैसे मान लो मैंने बोला प्लस का क्यू है, तो इसकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। समझ में आ गया, ये स्फेरिकल शेप होगी। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ गया इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए स्फेरिकल शेप होगी। दूसरा, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनसीईआरटी में इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर बताया गया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है इस तरह से, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ऐसे। ठीक है, आप ऐसे प्लेन ड्रॉ कर दोगे इसके ऊपर, तो ये ड्रॉ करने का तरीका होता है। अब इसमें ये क्या कहता है, z डायरेक्शन में शो करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे z डायरेक्शन ये शो कर दी। अब आपको पता है x ऐसे होता है, y ऐसे होता है और z ऐसे होता है। अब कुछ बच्चे देखेंगे सर ये तो y एक्सिस में दिखा रखा है, नहीं y नहीं है बेटा ये। अब आप अपने जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम के कॉर्नर को देखो, उस रूम के कॉर्नर में एक आपकी तरफ एक्सिस आ रहा होगा, ठीक है, एक नीचे जा रहा होगा दूसरे रूम के दूसरी तरफ, ये छत की तरफ जा रहा है, ये z जो है ये रूफ की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे रूफ की तरफ बनाया।
समझ में आ गया। आपका जो फर्श है, जहां टाइलें लगी हैं या जहां पत्थर लगा है, वो क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। अब एक्स वाई प्लेन, आपके फर्श से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वो कहां जाएगा, छत की तरफ जाएगा ना, इसीलिए मैंने इसको ऐसा बनाया। बस सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों इसके अंदर। दूसरी बात क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन। अब बच्चों एक्सियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉ करना है, बिल्कुल आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होता है। तो एक्सियल लाइन पे कौन सा पॉइंट मान लिया मैंने, पी पॉइंट मान लिया। एक डाइपोल है ना, डाइपोल क्या होती है बच्चों, ये डाइपोल है प्लस माइनस, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पे कोई एक्स एक्सिस के ऊपर है, पी पॉइंट है। अब देखो बच्चों, जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से। वी पी पॉइंट पे कितना है, एक तो प्लस का पोटेंशियल आ रहा है, प्लस एक माइनस का पोटेंशियल आ रहा है, उसको 2 मान लेते हैं, दोनों को ऐड करा दो। यहां प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता, के क्यू बटे आर, पोटेंशियल ऐसे निकालते हैं बस। अब आपको क्या करना है, यहां से लेकर के इस प्लस की दूरी पता करनी है। सारे डिस्टेंस सेंटर से पता करते हैं। ये वाला वैल्यू कितना हो गया, आर हो गया। अब यहां से ये दूरी कितनी है, सेंटर से ये ए दूरी पे तो खुद है, और आर सेंटर से ये जा रहा है। तो अगर मैं इसमें से इसको मिटो दूं तो कितना बन जाएगा, आर माइनस ए बन जाएगा। समझ में आ गया। तो प्लस के लिए आर माइनस ए की दूरी है, और माइनस के लिए ये देखो, ये सेंटर से ए दूरी आगे है, तो आर सेंटर से है पी पॉइंट की दूरी, और ए आगे है, तो कितना हो गया, आर प्लस ए हो गया। बस इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है, यू विल गेट द रिजल्ट। समझ में आ गया बच्चों। ये स्पेशल केस होता है, आर इज ग्रेटर देन ए पी के बाय आर स्क्वायर। ये डेरिवेशन है बच्चों एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है, एक्सियल लाइन के ऊपर। सेम ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है, वहां पे E1 प्लस E2 करते हैं, उसमें अपोजिट होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे चलें, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल। अब बच्चों डाइपोल क्या होती है, एक माइनस का साइन होता है, एक प्लस का साइन होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले क्या करोगे आप, यहां से प्लस से माइनस गए, देखो यहां पे प्लस है, यहां माइनस है, तो यहां पे एरो ऐसे है, मैं उल्टा बना रहा हूं इसको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और भी प्लस से एरो बाहर निकलता है, माइनस के अंदर जाता है। तो बस आपको क्या करना है, जितना आपको इसके अंदर चार्जेस के ऊपर लाइनें बना सकते हो, 2-3 वो बना देना। ये एक लाइन बना दी, मतलब स्फीयर बना दिया, एक और स्फीयर बना दिया, फिर ये प्लस पे भी स्फीयर बना दो, ये एक और स्फीयर बना दो, बस ये हो गया, खत्म। क्लियर है बच्चों। प्लस से एरो बाहर निकालना है, प्लस से एरो बाहर जाएगा और माइनस के अंदर जाएगा, बस ये याद रखना है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई आपके नीले नीले वाले। चले बच्चों आगे, अगला सवाल है इसके अंदर, 5वां सवाल। एक क्यूब है 20 सेंटीमीटर, जिसकी साइड दे रखी है, और उसको एक रीजन में रखा गया है, फिगर दे रखा है बच्चों, ये फिगर दे रखा है। अब देखो ये क्यूब का एक फेस कहां पे है, ओरिजिन के ऊपर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये दे रखी वेरिएबल, ये पहले वाले की तरह आ गया। मैंने बोला था अगर कभी भी वेरिएबल आपके पास पोटेंशियल आ जाए तो आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना होगा, डिपेंड करता है निकालना क्या है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। क्लियर है, ये फॉर्मूला लगेगा आपका। अगली चीज इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो जो दे रखा है उसको लिख लिया। अब आपको पता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, माइनस dv बाई dr। अब देखो बच्चों, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी x था, यहां भी x है। 10x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x प्लस 5 का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला 5 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 के आगे x नहीं है, तो 10 के साथ x है, पावर 1 है, तो 10 का 10 हो गया, आंसर आपका 10 आ गया, ये 10 आ गया बच्चों। समझ में आ गया, क्लियर है। और कहां जाएगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस के अलोंग। क्यों एक्स में जा रहा है, क्योंकि हमने डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में किया है, क्योंकि एक्स का पोटेंशियल दिया हुआ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, एक्स में ही जाएगा। माइनस का साइन आया है तो कहां जा रहा है, ये माइनस एक्स में जा रहा है, जैसे ऊपर गया था। समझ में आ गया बच्चों। फिर क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वही पुराना गॉस थ्योरम, फाई ई डॉट डी एस, याद आ गया बच्चों। फ्लक्स गॉस थ्योरम चैप्टर नंबर 1 के अंदर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट डी एस होता है। अब यहाँ पे 2 फेस हैं, अब देखो बच्चों 2 फेस है। अब आपके यहाँ पे देखो राइट फेस है, और पीछे तरफ एक्स एक्सिस जहाँ नेगेटिव में है वहां पे कैसा है, लेफ्ट फेस है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेगेटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। क्लियर हो गया बच्चों। तो राइट फेस के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बनेगा, देखो मैंने यहां बना दिया, ये एंगल बन गया 180 डिग्री। और लेफ्ट फेस का एरिया वेक्टर ds है, लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो लेफ्ट फेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री के साथ और राइट फेस में 180 डिग्री के साथ, इन दोनों के वैल्यूज को जब जोड़ोगे आपको क्या मिलेगा, 0 आंसर मिलेगा, क्योंकि एक फील्ड नेगेटिव है और एक फील्ड पॉजिटिव है, मतलब फ्लक्स के हिसाब से अगर आप देखें। क्लियर हो गया बच्चों। आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ई डी एस कॉस 180 डिग्री, तो कितना होता है, माइनस का ई डी एस हो गया, तो माइनस का साइन किसके लिए है, राइट फेस के लिए। लेफ्ट के लिए क्या है, थीटा 0 डिग्री है, बस आपको ये ध्यान रखना है। थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये छोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है सारी। नेक्स्ट है इसके अंदर टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब देखो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं इसके। पहला है वर्क डन इन अ मूविंग टेस्ट चार्ज ओवर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। जैसे मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मान लो ये R है, मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट चूज कर लिया A, यहाँ पे एक पॉइंट चूज कर लिया B। अगर मैं A से Q को मूव करा के B पे जाऊंगा तो मेरा वर्क डन क्या होगा, VA माइनस VB होगा बच्चों। अब A पे पोटेंशियल कितना है, मान लो 5 वोल्ट है, KQ/R लिख लेता हूं, KQ/R। V की वैल्यू कैसे निकालते हैं, KQ/R से निकालते हैं ना, V इज इक्वल्स टू KQ/R। अब R जो है वो A का सेम है किससे, B के साथ, तो मतलब VA की वैल्यू VB के बराबर ही आएगी ना, क्योंकि चार्ज सेम है, रेडियस सेम है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये याद रखना। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, आप एक ये भी ऐड कर सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को काट नहीं सकते। ठीक है, ये अब इसमें ऐड कर सकते हो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन वेरीज विद डिस्टेंस 10r + 5। ठीक है, बाय हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज टू मूव 1 to 10। हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और वेरिएबल फॉर्म है। देखो बच्चों, फिर दोबारा बता रहा हूं मैं, इसके अंदर E की वैल्यू 10r + 5 है, वेरिएबल है। जैसे ही वेरिएबल फॉर्म आ गई तुरंत समझ जाओ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लग गया। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता है -dv/dr होता है, जो दे रखा है उसको पुट कर लो। E की जगह E पुट कर दिया, उसके बाद dr लिख दिया, उसके बाद कहां से कहां तक निकालना है, 1 से 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक। तो बच्चों इसके अंदर थोड़ा सा मैथ लगेगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको फिर भी इसका नॉर्मल रूल बता देता हूं जिन बच्चों को इंटीग्रेशन में दिक्कत है। x की पावर n dx का आंसर क्या होता है, n+1/n+1। अब बच्चों जो नीचे होता है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, जो ऊपर होता है उसको अपर लिमिट बोलते हैं। अब यहाँ पे इस हमारे क्वेश्चन के अंदर देखो, 1 लोअर लिमिट है और 10 अपर लिमिट है। कैसे पता लगता है, यहाँ देखो इसके अंदर, ये यहाँ पे इसके अंदर 1 to 10 लिमिट होगी हमारी। ठीक है, 1 से 10 तक। अब आपको क्या करना है, dr को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10r dr और 5 dr, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब r की पावर 1 है, इसके साथ सिर्फ dr है, तो dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, r होगा। समझ गया बच्चों, dr जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, ऐसे dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, r होगा। और r की पावर 1 है
तो r की पावर 1+1 बाई 1+1, तो r स्क्वायर बाय 2 हो गया, यहाँ r स्क्वायर बाय 2 हो गया, उसके बाद 5r हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर किस में पुट करोगे, 10 पुट करोगे r में, ठीक है। पहले 2 से काट लिया इसको, 2 पंजे 10 हो गया, तो अपर लिमिट पुट करी r में, 10 का स्क्वायर हो गया। फिर लोअर लिमिट कितनी है, 1 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद r में 10 पुट करा, फिर 1 पुट करा माइनस करके। ये तरीका होता है अपर माइनस लोअर, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा माइनस का 540 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, समझ में आ गया, इजी है। इसको फिर से रिवर्स करके देखना अच्छे से। जिन बच्चों का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ठीक नहीं है उनको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के वीडियोस देख लेने चाहिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन में दिक्कत रहती है। ये सारे PYQs है बच्चों, लेटेस्ट 2020 का हो गया, देखो लेटेस्ट है सारे, 2020 का, फिर 2019 का, ये सारे लेटेस्ट हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेसेसरली जीरो, क्या पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी, पूछ रहे हैं हमसे। कब, वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एट अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। क्या ये जरूरी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो, कहां पे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो ऐसा कहता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तब V जीरो होगा, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। अब बच्चों तुम्हें मैं सिंपल सी बात बताऊं, ये फॉर्मूला देख रहे हो ना, बार बार कितना यूज हो रहा है dV/dr वाला। ये फॉर्मूला तो खतरनाक फॉर्मूला है, इसको तो अच्छे से रिवाइज करना इस पूरे के पूरे टॉपिक को। तो dV की वैल्यू क्या हो गई, E/dr हो गई बच्चों। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा, dV की वैल्यू जीरो आ गई। dV का मतलब क्या होता है, चेंज इक्वल टू जीरो, चेंज नहीं है, इसका मतलब V की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ गई मेरी बात, तो यहां पे मैंने लिखा V कांस्टेंट है। तो बच्चों इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये रहेगा, आप इसको भी करके दिखा सकते हो एग्जाम के अंदर, जो मैंने यहां पे dV/dr करके करा है। समझ में आ गया। तो इसका रियल लाइफ का एग्जांपल होता है जब हम कार में बैठे होते हैं, ये कार है, इस कार में जब हम बैठे हैं तो हमारी कार पे बिजली गिर गई, ठीक है, थंडर लाइटनिंग होगी हमारी गाड़ी पे, तो गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो रहती है। ये वो सिचुएशन है। अब इसके अंदर पोटेंशियल तो सेट हो जाता है ना, पोटेंशियल सेट हो जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, कांस्टेंट होगी। हम बच जाते हैं, ये चीज अलग है, वो अलग कंसेप्ट है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, फैराडे केज बोलते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये वो केस है जब हमारी कार पे बिजली गिर जाए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी के ऊपर है हमारा ये क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 पॉइंट चार्जेस Q2Q माइनस 3Q। इसको हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रख दिया गया है, ये रख दिया बच्चों, Q2Q माइनस 3Q। अब देखो बच्चों एनर्जी कैसे निकालते हैं, पहले कंसेप्ट पकड़ लो। W/Q इज इक्वल टू पोटेंशियल। एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के बराबर होती है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, Q इंटू V। इसका मतलब चार्ज गुणा में पोटेंशियल। अब आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये Q है, इस Q को ये 2Q भी रिपेल कर रहा है और ये 3Q इसके ऊपर फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब है इस Q के ऊपर जो एनर्जी लगेगी वो 2Q और 3Q की लगेगी ना। दूसरी चीज, इस 2Q के ऊपर ये 3Q भी तो फोर्स लगाएगा। यहां पेयर देखो कितने बन रहे हैं, Q2Q पेयर बनेगा, Q3Q पेयर बनेगा और 2Q3Q का पेयर बनेगा, 3 पेयर बन गए ना। बस मैंने यही चीज यहां मेंशन की हुई है, देयर आर 3 पेयर ऑफ चार्जेस। तो पेयर कैसे पता लगता है, जिस पे लग रही है Q, जिसकी वजह से लग रही है उसका पोटेंशियल। तो यहां पे आप ये लिख सकते हैं ना, 2Q का पोटेंशियल है Q के चारों तरफ। समझ में आ गया ना। तो देखो Q1 Q2 R12, Q2 Q3 Q1 Q3, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये बना कैसे बच्चों, ये ऐसे बना है। क्लियर हो गया।
Q1 की वैल्यू कितनी है, मैंने Q मान ली, Q2 कितना है 2Q मान लिया, Q3 कितना है 3Q मान लिया। अब डिस्टेंसेस तो सबके सेम है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बस खेल खत्म। आर आर आर, इसको सॉल्व करो, माइनस के साइन को छोड़ना नहीं है, नेगेटिव साथ लेके चलना है, साथ लेकर चलना है। आंसर आप बच्चे इसको सॉल्व कर लोगे ना, सिर्फ आपको एलसीएम लेना है, के क्यू स्क्वायर बटे आर को कॉमन ले लोगे, इसको सॉल्व करोगे, माइनस का 7 क्यों आ जाएगा। तो याद क्या रखना है, पेयर, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, पेयर प्लस जो उसका डिस्टेंस, इन दो चीजों को याद रखना है, पेयर और उनके बीच का डिस्टेंस, पेयर और उनके बीच का डिस्टेंस। मैंने बार बार बोला, अब इसको ध्यान रखना, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो बच्चों, अब फिर दोबारा ये आ गया हमारे पास एक एनर्जी वाला, इसमें भी वही पेयर और डिस्टेंस। देखो 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू, दे आर प्लेस्ड, चलो रख दो, दे आर प्लेस्ड। फिर कहता है कैलकुलेट द एक्सप्रेशन, जब किसका, तीसरा चार्ज, वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालो जब तीसरे चार्ज को मिड पॉइंट पे रख दिया। लो बच्चों ये मिड पॉइंट पे आ गया। अब मिड पॉइंट का मतलब है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, आर था, तो ये कितना हो गया r/2, ये कितना हो गया r/2। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो कितने पेयर बनेंगे, Q1 Q3 एंड Q3 Q2, यही बनेंगे, क्योंकि Q3 के ऊपर एक्सप्रेशन को निकालना है आपको ना, जिसको लेके आ रहे हो उसकी वजह से निकालना है। अब इसको समझते ऐसे हैं, जैसे Q1 पड़ा है, Q2 पड़ा है, अगर Q3 आ रहा है बच्चों, सोच के देखो, मान लो ये Q1 तुम्हारा दोस्त है, Q2 भी तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी इन दोनों के साथ बनती नहीं है। तुम रूम में आए, तुमने देखा अरे यार ये सामने बैठा है, अरे यार ये भी बैठा है, तो तुम दोनों की वजह से क्या होने लगोगे, थोड़ा सा इरिटेट होने लगोगे। तो तुम इन दोनों से कितनी दूर हो, वो डिस्टेंस हमने बता दिया, r/2 है, r/2 है। तो आपके ऊपर जो नेगेटिविटी वाली एनर्जी है वो किस किस की वजह से लग रही है, 1 और 2 की वजह से। तो Q1 को बेचारे को Q3 ने नेगेटिव करा, फिर उसके बाद Q2 को Q3 ने करा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया इसका। बस Q1 Q3 बटे R13 और Q2 Q3 बटे R23, इन दोनों का भी तो होगा ना, दोनों के ऊपर करा। बस अब इन दोनों को क्या करोगे, आप वैल्यूज की फॉर्म के अंदर लिख दोगे, जिसके ऊपर नेगेटिव है उसको नेगेटिव ले लिया, जिस पे पॉजिटिव है पॉजिटिव ले लिया, ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। तो इसको करने का तरीका एक ये भी होता है बच्चों, वर्क डन बटे Q3 इक्वल टू, ये आपके सामने कितने चार्ज हैं, एक V1 बैठा है प्लस V2 बैठा है। समझ में आ गया। बस अब इसको देखो, मैं थोड़ा आसानी से करके दिखा रहा हूं तुम्हें, आसान तरीके से। V1 क्या होता है, के Q1 बटे R बटे 2 लिख दूं। माइनस का निशान क्यों ले रहा हूं, क्योंकि Q2 है इसका नाम और माइनस का साइन उसके ऊपर है, R/2। इस Q3 को मल्टीप्लाई कर देना, आप यहीं आ जाओगे। देखो बिल्कुल आसान तरीका इसको करने का, आप जैसे मर्जी कर लो, तरीका सेम रहेगा। बट इसका कंसेप्ट क्या है, वर्क डन बटे चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल। जितने चार्ज पड़े हैं उन सब के पोटेंशियल को ऐड करा दो, उसके बाद उस तीसरे को मल्टीप्लाई करा दो V1 और V2 के साथ, आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। इसको बार बार पीछे करके दोबारा सुन लेना अगर नहीं समझ में आया। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल है इसके अंदर, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैंने ये जान करके इसमें दिया है क्योंकि काफी बच्चों को यूं रहता है कि ये वाला क्वेश्चंस अगर PYQs में नहीं है तो हम इसको करें या ना करें। तो इसको करना है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हमने किसी एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से आपको पता है वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों एंगुलर है ना इसके अंदर, अब ये क्या होता है, इसके अंदर एक डायपोल एंगल पे रखा गया है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होएगा और टॉर्क होएगा। अब टॉर्क आप सभी को पता है, ठीक है, नहीं पता तो लिख लो PE sin थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू यहां पुट कर दो, इनटू d थीटा हो जाएगा। ये मैं अगले स्टेप में लिख देता हूं, यहां लिखा हुआ है, ये लिख दिया बच्चों, थीटा नोट से थीटा। तो PE अब देखो d के साथ क्या है, थीटा है, थीटा वाली टर्म्स अंदर, बाकी टर्म्स बाहर। तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इसको एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हो आप, थोड़ा सा मैं इसको एक स्टेप बढ़ा देता हूं, d थीटा, थीटा नोट से थीटा।
साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें एक केस है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर थीटा पहले कैसा था 90 डिग्री पे था, बाद में कितने पे हो गया, थीटा पे हो गया, तो आंसर आ गया P डॉट ई। तो आप ऐसे भी कह सकते हो डॉट प्रोडक्ट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट है ना P, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें एनर्जी देता है। समझ में आ गया बच्चों? आसान है, बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसको ढंग से करना। ये सारी जो मैंने वर्डिंग लिखी हुई है ना, ये सारी वर्डिंग आपको सीबीएसई के अंदर ऐसे लिखनी है। जितना इसको पढ़ोगे उतना प्रैक्टिस करोगे और जितना इसको लिख लिख के देखोगे उतना समझ में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं हम इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड a parallel plate capacitor is E। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज E। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q ओवर अ रेक्टेंगुलर लूप ABCDA। आपके पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट, ये रख दिया, उसके अंदर एक क्लोज्ड लूप रख दिया, ठीक है, ABCDA। अब इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, E इज कांस्टेंट इन ए कैपेसिटर इफ वी यूज फॉर्मूला dV बाई dr। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर है हमारे पास बच्चों, ये कैपेसिटर है, हम इसका अगला वीडियो करेंगे, बट एक बार उससे पहले आप इतना ध्यान रखो कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर E की वैल्यू कांस्टेंट होएगी तो V की वैल्यू क्या होगी, dV कांस्टेंट है, मतलब V की वैल्यू जीरो है ना। अगर पोटेंशियल जीरो है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सारी चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है, मैं ऊपर बता भी चुका हूं, इसको अच्छे से समझना। E कांस्टेंट है, V कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन जीरो क्या हुआ, W बाई क्यू इज इक्वल टू V। अगर V जीरो तो W की वैल्यू जीरो। समझ में आ गया? अच्छा, 5 नंबर के क्वेश्चन में पोटेंशियल कैसे पूछा जाता है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर potential energy of the system of the 2-point charges Q1 and Q2 located at R1 and R2 respectively in an electric field E। आपको क्या करना है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन पता करना है। हम कर चुके हैं, बट इसमें क्या है, एक्सटर्नल फील्ड भी है। देखो बच्चों, कहानी क्या है, अब मान लो कोई चार्ज Q1 है, कोई चार्ज Q2 है। अब मान लो पहले Q1 आया, थोड़ा सा इसको ढंग से समझते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ठीक है, E। अगर मैं Q1 चार्ज को इसके सामने लेके आता हूं, अब सोच के देखो, ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा ना, अगर माइनस होगा तो अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर इंपैक्ट तो पड़ेगा ना सामने वाले फील्ड का। फिर जब ये Q1 यहां आ गया, अब आप मान लेते हैं Q1 हमारा इस फील्ड के अंदर आ चुका है यहां पे, ये यहां पे आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, प्लस प्लस Q1 का फील्ड भी तो है ना, ये दोनों फील्ड इस मिल करके Q2 को रिपेल करेंगे। यही चीज समझने वाली है। जब आप वर्क डन करोगे Q1 को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ला करके, तो क्या हो जाएगा, Q इंटू वी हो गया, वर्क डन क्या हो गया, Q इंटू वी हो गया। उसके बाद दूसरे को लेके आओगे तो Q2 इंटू वी हो जाएगा। अब जब एक और बात जो याद रखनी है, यहां पे तीसरा कौन है, तीसरा यहां पे एक फील्ड है, वो फील्ड कितना होगा, समझ में आ गया आप? ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले वाले वर्क डन को ऐड करा दोगे, QV1 ये करा दिया, उसके बाद Q2V ऐड करा दिया, उसके बाद क्या है, K Q1 Q2 R। क्लियर हो गया? इन दोनों का फील्ड आपको क्या करेगा, ऐड कराना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है? अदरवाइज क्या हो जाता था, पहले हम एक को क्या कर देते थे, जीरो कर देते थे। अब यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले वाले का। क्लियर हो गया? ये देखो Q1 एक्सटर्नल फील्ड डिस्टेंस R1, फॉर्मूला यूज दिस, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ Q2 इन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ डिस्टेंस Q2V R2। अब ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, Q1 हैज इट्स फील्ड, सो वर्क डन अगेंस्ट Q1 कितना हो गया, वर्क डन बाय Q2 इंटू V1। तो Q2 को जब लेके आओगे तो आपको एक तो फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ेगा वर्क डन, और दूसरा Q1 के अगेंस्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो के Q1 Q2 बटे R12, ये हमारा आंसर आ गया। इन तीनों को ऐड करा दो। क्लियर हो गया बच्चों? तीसरा इसके अंदर 14th क्वेश्चन है। इसमें क्या है बच्चों, एक इनफाइनाइटली हमारे पास एक लार्ज प्लेन शीट है, ये शीट है हमारे पास, और इसकी डेंसिटी दी हुई है सिग्मा। आपको एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है वर्क डन जब एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आ रहे हो, ठीक है। डिस्टेंस r दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, इसका फील्ड कितना होगा, यहाँ p के ऊपर फील्ड आपको पता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड होता है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में सीखा है। अब आप इन्फिनिटी से एक चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हो, तो आप लिमिट पता लगी इन्फिनिटी टू कोई भी लिमिट है हमारे पास r, p पॉइंट तक डिस्टेंस r, ये लिमिट होगी। अब आपको दे क्या रखा है इसके अंदर, आपको एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल बताना है हमारे को। समझ में आ गया? पोटेंशियल पता होगा तभी वर्क डन आएगा ना, क्योंकि वर्क डन बाय चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल होता है। वर्क डन जो आएगा उसको पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया? तो सबसे पहले पोटेंशियल हमारी मेन इसके अंदर नीड है, उसको निकालना है। तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू dV बाई dr, मैंने कहा था ये बार बार यूज होगा। E इज इक्वल्स टू dV बाई dr, जो दे रखा है उसको लिख लो। दे क्या रखा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, उसको लिख लिया। अब इसके बाद सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लिया, इन्फिनिटी से r इसकी लिमिट्स हैं, dr का इंटीग्रेशन r होता है, तो r के ऊपर लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी से r, तो r माइनस इन्फिनिटी बचेगा। इन्फिनिटी और r सब्ट्रैक्शन में इन्फिनिटी बचेगा ना, तो इन्फिनिटी इंटू समथिंग इन्फिनिटी, तो Vp माइनस मतलब पोटेंशियल कितना आ गया, इन्फिनिटी। तो वर्क डन बाय चार्ज इज नोन एज इन्फिनिटी, तो वर्क डन कितना आ गया, इन्फिनिटी। ये आपका आंसर आ गया। फिर से समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड शीट का पता हो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल से वर्क डन निकालना है, ये दो स्टेप हैं। V की वैल्यू कैसे निकालोगे, E इंटू dr करके माइनस का साइन, बस ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, क्वेश्चन खत्म। 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आ गया? 5 मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है इसके अंदर बच्चों, n स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ रेडियस r, कहते हैं कि n स्मॉल कंडक्टिंग ड्रॉपलेट्स हैं हमारे पास, ये ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सबका रेडियस r है, तो एक का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर हो गया। n का पोटेंशियल कितना हो गया, n इंटू के क्यू बाई आर हो गया, के क्यू छोटा r ले रहे हैं। समझ में आ गया? देखो एक का पोटेंशियल, एक पे चार्ज पता है और उसका रेडियस पता है, तो रेडियस और चार्ज के हिसाब से पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। तो n के लिए कितना हो जाएगा, n के क्यू बाई आर हो जाएगा। समझ में आ गया? चार्ज हमारे को पता लग गया इसका। चलो अब देखते हैं निकालना क्या है। ये कहता है जब हम इन ड्रॉप्स को मिला करके एक बड़ा ड्रॉप बना लेते हैं, ठीक है, तब उसमें कोई भी चार्ज लीक नहीं होता। आप बड़े वाले का पोटेंशियल बताओ, तो बड़े वाले का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बटे आर होगा। हमें क्या पता करना है, हमें क्यू पता करना है, और आर का छोटे आर की टर्म्स में रिलेशन पता करना है। बहुत आसान है ये, 11th में इसका कॉन्सेप्ट आता था जब हम वो जो लिक्विड वाले क्वेश्चंस करते थे। तो इसमें देखो बच्चों n ड्रॉप्स हैं। अब देखो बच्चों, बहुत सारे ड्रॉप्स को मिला करके एक बड़ा ड्रॉप बनेगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, वॉल्यूम सेम रहेगा, इसका मतलब 4/3 पाई छोटा आर क्यूब एक ड्रॉप का वॉल्यूम है। n ड्रॉप है तो सामने किसके बराबर आ गया, बड़ा ड्रॉप, बड़े आर का रेडियस, 4/3 बड़ा वॉल्यूम आई क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ गया बच्चों? अब जो कटता है उसको काट दो। अब बड़े आर की वैल्यू पता लगी, n पावर 1/3 और छोटू आर, ये आपका आंसर आ गया। किसका, रेडियस का। आपको इस आर में रेडियस पता करना है। अब n ड्रॉप्स हैं तो हमारे पास q कितना होगा, NQ होगा, ये NQ लिख दिया। समझ में आ गया ना, क्लियर है? बस अब मेनली हमने तो आर पता करना था ना, NQ तो मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, n की क्यू बाई आर होएगा पोटेंशियल। बस आंसर कितना आ गया जब आप इसको सॉल्व करोगे। अब आप इसको जब सॉल्व कर रहे हो, इस n को आप ऊपर लेके जाओगे, n की पावर -1/3 बेस सेम पावर ऐड 2/3 और k क्यू बाई आर 1 का पोटेंशियल n, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? सिंपल मैथ्स है इसके अंदर। ओके बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपका पोटेंशियल ठीक से चल रहा होगा, इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।